नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो सेकेंड ईयर की छात्राएं हैं उनको तुलनात्मक राजनीति और शासन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम इकाई के टॉपिक, जिसमें सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। हमें इस विषय में ये जानकारी लेनी है कि तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता क्या है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तुलनात्मक राजनीति विषय हालांकि एक आधुनिक राजनीति शास्त्र में एक नया विषय है और आधुनिक राजनीति शास्त्र का जो स्वरूप हम देख रहे हैं वो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की वजह से काफ़ी बदल गया है। पहले हमने ये देखा था, परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण की तरफ से हमने देखा था कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता था, लेकिन आधुनिक राजनीति शास्त्र राज्य की सीमा को स्वीकार नहीं करता और जो अध्ययन पद्धतियां काम में लाई जा रही थी परंपरागत रूप से वो संस्थात्मक थी और वैधानिक पद्धतियों को हम काम में ला रहे थे। लेकिन अब आधुनिक राजनीति शास्त्र में नवीन पद्धतियों का समावेश हो गया है और अब सिर्फ राज्य की अवधारणा तक हमारा विश्लेषण सीमित नहीं है, बल्कि राज्य से भी परे जो दूसरे यानी राज्य, सरकार, कानून, सत्ता, इन तक ही हमारा अध्ययन सीमित नहीं है, बल्कि अब अध्ययन हमारा राजनीतिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक संस्कृति क्या है, राजनीतिक विकास क्या है और इन सभी राजनीतिक संस्कृति क्या है, इन सभी अवधारणाओं को समझने की अब आवश्यकता है। और इसके आधार पर ये चीज़ बिल्कुल तय है कि अब तुलनात्मक राजनीति के कारण आधुनिक राजनीति शास्त्र का स्वरूप जो है वो काफ़ी बदल गया है। राजनीतिक व्यवस्था अब अवधारणा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। विभिन्न देशों में हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था जो है सभी जगह विभिन्न प्रकार की है। तो सामान्यतः तुलनात्मक राजनीति का जो अर्थ है वो यही लिया जाता है कि विदेशी सरकारों का संवैधानिक अध्ययन। हाँ, ये बात सही है कि विदेशी सरकारों का अध्ययन हमें करना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि पूरे विश्व में कितने प्रकार की विविध राष्ट्रीय सरकारें विद्यमान हैं। तो तुलनात्मक राजनीति का अर्थ जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम विश्व के विभिन्न देशों के विभिन्न सरकारों का अध्ययन करें, बल्कि उसके साथ उसके विभिन्न रूपों के साथ राजनीतिक प्रक्रिया क्या है और राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। तो इस तरीके से जीके रॉबर्ट्स और मैक्रिडिस और जो विभिन्न विचारक हैं फ्रीमैन, उन्होंने ये परिभाषा दी तुलनात्मक राजनीति की। बहुत ही सटीक परिभाषा उन्होंने इस प्रकार से की कि तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है और इसके अंतर्गत हम सिर्फ राष्ट्रीय सरकारों का ही अध्ययन नहीं करते, उनकी तुलना नहीं करते, बल्कि राष्ट्रीय सरकारों के साथ उसके विविध जो राजनीतिक प्रक्रिया है उनका भी तुलना करते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया के साथ साथ जो विभिन्न संस्थाएं हैं, गैर राजनीतिक, राजनीतिक, सभी की तुलना की जाती है। तो इस तरीके से देखते हैं कि हम तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। इसके अलावा ये चीज़ हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता क्या है। तो इसकी सर्वप्रथम जो उपयोगिता हमें बतानी है वो ये है कि तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से हमें राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो कि व्यवहारवाद ने हमें बताया था कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। तो राजनीतिक व्यवहार को समझने
समझने में ये हमें पूरी तरह से सहायता प्रदान करती है। जहाँ कहीं भी हमने देखा कि एक व्यवस्था एक देश में तो सफल हो जाती है और दूसरे देश में वो असफल रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये देखिए कि सोवियत संघ में साम्यवाद को अपनाया गया था, वहाँ पर ये व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से कार्य कर रही है, लेकिन वही व्यवस्था दूसरे देशों में कार्य नहीं कर सकी। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में बहुत अच्छे से कार्य कर पाई, लेकिन फ्रांस में जो इसके परिणाम मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। इसी प्रकार से भारत में लंबे समय से एक दलीय प्रभुत्व क्यों बना रहा? एक ही दल का प्रभुत्व हम देखते आ रहे हैं, कांग्रेस का बना रहा। उसके बाद क्या स्थितियों में परिवर्तन आया, इसका क्या कारण है? और इन बातों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम राजनीतिक व्यवहार को समझें। राजनीतिक व्यवहार में परिवर्तन के कारण ही एक चीज़ कहीं सफल हो जाती है और दूसरी चीज़ सफल नहीं हो पाती। तो इसके अध्ययन के लिए हमें तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाने का जो कार्य है वो तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से हुआ। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते वक्त हमें कई प्रकार के विभिन्न देशों से तथ्यों को एकत्रित करना पड़ता है, आंकड़ों को एकत्रित करना पड़ता है, उनका विश्लेषण करना पड़ता है। तो इसी तरीके से एक सिस्टमेटिक स्टडी जो कि साइंस में होती है, उसी प्रकार का जो गणित है वो हमें इसे अपनाना पड़ता है। तो तुलनात्मक राजनीति जो है वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने में बहुत अधिक सहायक रही। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से सिद्धांत निर्माण का कार्य किया जा सकता है। हमने ये देखा है कि तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से जो राजनीति विज्ञान को विकसित करने में एक भूमिका होती है कि सिद्धांतों का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो तुलना करने से जो परिणाम हमें मिलते हैं सिद्धांत निर्माण में वो बहुत ही सहायक होता है इस चीज़ में। और हमने ये देखा है कि दो प्रकार के जो सिद्धांत थे वो प्रचलित रहे हैं, आदर्शात्मक और यथार्थवादी। तो आदर्शात्मक तो पूरी तरह से कल्पना पर आधारित होता है और यथार्थवादी वास्तविकता पर आधारित होता है। तो इन्हीं सिद्धांतों के निर्माण में आज जो भूमिका है वो तुलनात्मक राजनीति की बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा मान लीजिए कोई भी राजनीतिक सिद्धांत जिसका निर्माण हमने कर लिया है, उसकी वापस उसकी प्रामाणिकता की जांच करना, उसको परखना तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से ही होता है। और विभिन्न देशों में जो राष्ट्रीय सरकारें व्याप्त है उन सब की तुलना करके आज हम अपने देश में अपनी परिस्थितियों के हिसाब से तुलनात्मक अध्ययन करके हम उन व्यवस्था को अपने लिए अपना सकते हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। तुलनात्मक राजनीति विषय जो है हालांकि बहुत आधुनिक है, आधुनिक युग में इसकी बहुत ही ज़्यादा विश्लेषणात्मक उपयोगिता है कि जितना ज़्यादा हम विश्लेषण करेंगे राजनीतिक व्यवस्थाओं का, उतने ही ज़्यादा परिणाम हमें उसके सख्त हमें प्राप्त होंगे। तो तुलनात्मक राजनीति जो है उनके अध्येताओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है जिसकी बात हम कर रहे हैं कि विषय क्षेत्र का मतलब होता है कि इस विषय में क्या क्या सम्मिलित किया जाए। तो इससे संबंधित दो दृष्टिकोण आपके कोर्स में है। एक है कानूनी दृष्टिकोण और दूसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। कानूनी दृष्टिकोण इतना ही बताता है कि जो संविधान में शासन की पद्धति को बताया गया है उसी के आधार पर हमें तुलना करनी है। जो शासन संविधान या कानून में स्थापित प्रक्रिया के द्वारा जो बताया गया है
उन्हीं चीज़ों को तुलना में शामिल करना है, उन्हीं राष्ट्रीय सरकारों को हमें शामिल करना है। राष्ट्रीय सरकार के जो आधार है और जो उनके नियत क्रियाकलाप है उनकी तुलना हम कर सकते हैं, लेकिन ये एक संकुचित दृष्टिकोण है। इसका जो व्यापक दृष्टिकोण हम देखेंगे, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जिसमें मानक और व्यवहार दोनों को लिया है, यानी जो मानक हम निर्धारित करते हैं और जिसके आधार पर संविधान कार्य करता है, जिसके आधार पर राष्ट्रीय सरकार कार्य करती है, जो व्यवहार है उसको हमें इसमें शामिल करना होगा। तो हमें सिर्फ संविधान द्वारा बताई गई बात को ही नहीं हमें समझना, बल्कि उसका व्यवहारिक रूप क्या है उसको भी इसके अध्ययन में शामिल करना पड़ेगा। उनको मानक और व्यवहार दोनों को तुलना में हमें शामिल करना पड़ेगा। इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है उसके बारे में ये कहा जाता है कि तुलना किस प्रकार से की जाए। तो दो तरह के इसमें तरीके बताए गए हैं। एक है तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना है, और दूसरी है तुलनात्मक राजनीति अपरांतीय है, हॉरिजॉन्टल है। लंबात्मक का मतलब होता है कि सरकार 3 स्तर पर होती है, राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। तो ये जो तुलना की जाती है वो लंबात्मक कहलाती है। और अमरांतीय का मतलब होता है कि राष्ट्रीय सरकार जो है वो विभिन्न देशों में किस प्रकार की है उनकी तुलना कहलाती है हॉरिजॉन्टल। और एक जो राष्ट्रीय सरकार है वो विभिन्न काल में किस प्रकार से रही एक ही देश में, तो उसकी जो तुलना होती है वो भी कहलाती है हॉरिजॉन्टल। तो इस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है वो आज यही है कि विभिन्न जो राष्ट्रीय सरकारें विद्यमान हैं उनकी तुलना की जाए।